14 दिनों तक काम करने के बाद चंद्रयान 3 अब स्लीप मोड में जा चुका है। अब वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि वह दोबारा कभी उठेगा या नहीं। यह न्यूज भले ही थोड़ी चौंकाने वाली लगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है। वैज्ञानिक नहीं जानते कि अब प्रज्ञान रोवर दोबारा से चांद की सतह पर टहलकर रिसर्च कर पाएगा या नहीं। यह चंद्रयान 3 से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ी खबर है, जिसे हम आज के इस साइंस न्यूज एपिसोड में कवर करने वाले हैं। चंद्रयान 3 के स्लीप मोड के अलावा हम आपको मंगल ग्रह पर भेजे गए हेलीकॉप्टर की 56वीं उड़ान के बारे में भी बताने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, वैसे ही मंगल ग्रह पर भी नासा के वैज्ञानिकों ने एक हेलीकॉप्टर भेजा था। वह आज भी बिल्कुल सही सलामत है और नई नई उड़ानें भर रहा है। हेलीकॉप्टर के अलावा हम आपको नेपच्यून के डार्क स्पॉट्स के रहस्य के बारे में भी बताने वाले हैं, जिनको हाल ही में वैज्ञानिकों ने पूरी तरीके से सुलझा लिया है। अभी तक यह वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल थी, लेकिन अब इनका जवाब भी हमें मिल चुका है। तो आखिर क्या चीज नेपच्यून के डार्क स्पॉट्स को इतना ज्यादा डार्क बनाती है? वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेस न्यूज कवर करने वाले हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चंद्रयान 3 स्लीप मोड। चंद्रयान 3 इंडिया की स्पेस हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिशन रहा है, लेकिन आपको सुनकर दुख होगा कि अब यह मिशन स्लीप मोड पर जा चुका है। 14 जुलाई 2023 को LVM-3 M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। सबसे पहले इसे पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा गया और धीरे धीरे इसे गति प्रदान करके इसके ऑर्बिट को बड़ा किया गया। एक समय ऐसा आया जब इसका ऑर्बिट इतना बड़ा हो चुका था कि अब यह चांद के ऑर्बिट में जाने के लिए तैयार था। फाइनली 5 अगस्त 2023 को इसरो के वैज्ञानिकों ने यह अनाउंस किया कि चंद्रयान 3 अब सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। इसके आगे का रास्ता बहुत ज्यादा कठिन होने वाला था, क्योंकि चांद के ऑर्बिट में पहुंचना और उस पर सक्सेसफुली लैंड करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यह मिशन तो कॉम्प्लेक्स था ही, साथ ही में रूस ने भी लूना 25 की अनाउंसमेंट करके भारत के ऊपर एक प्रेशर बना दिया। यह प्रेशर वैज्ञानिकों के ऊपर कम बल्कि आम लोगों के ऊपर ज्यादा था, क्योंकि वह चंद्रयान 3 को दुनिया का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनते हुए देखना चाहते थे जिसने चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग की हो। 20 अगस्त 2023 को यह खबर आती है कि लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर क्रैश हो चुका है और अब चंद्रयान 3 ही इस रेस का इकलौता स्पेसक्राफ्ट है। फाइनली 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड हो जाता है। यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खास मोमेंट था। भारत चौथा ऐसा देश बन चुका था जिसने चांद की सतह पर अपने स्पेसक्राफ्ट को सॉफ्ट लैंड कराया हो। इस मिशन को एक लूनर डे तक फंक्शन करने के लिए बनाया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का होता है, वैसे ही चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। यानी चांद पर 14 दिनों तक लगातार सूर्य की रोशनी पड़ती रहती है। वैज्ञानिक इन्हीं 14 दिनों में विक्रम लैंडर और उसके अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर से रिसर्च करना चाहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने असल में ऐसा कर भी दिखाया। इतने कम समय में भी इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर 9 एलिमेंट्स खोज निकाले। इन 9 एलिमेंट्स में 2 सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन और सल्फर। इस डिस्कवरी की अनाउंसमेंट इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर 30 अगस्त 2023 की तारीख को की। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का मुख्य मिशन है चांद की सतह पर पानी को ढूंढना। आगे आने वाले समय में वैज्ञानिक इस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग करके रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उनके मुताबिक हाइड्रोजन की डिस्कवरी पर अभी भी रिसर्च चल रही है। लेकिन अब शायद यह रिसर्च हमेशा के लिए रुक भी सकती है। विक्रम लैंडर को लैंड हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और चांद पर रात शुरू हो चुकी है। तापमान माइनस में जाने से पहले ही वैज्ञानिकों ने विक्रम और प्रज्ञान के इंस्ट्रूमेंट को स्लीप मोड पर डाल दिया है और इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स को रोक दिया है। इन दोनों के द्वारा जितना भी डेटा कलेक्ट किया गया था वह वैज्ञानिकों तक सही सलामत आ चुका है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद वैज्ञानिक थोड़े से चिंतित हैं। असल में विक्रम और प्रज्ञान में जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया गया है वे एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की एक रात खत्म होते होते इन दोनों के ही इंस्ट्रूमेंट्स
बंद पड़ चुके होंगे और दोबारा कभी नहीं शुरू होंगे। 22 सितंबर 2023 को इन दोनों को स्लीप मोड से हटाया जाएगा और चेक किया जाएगा कि यह दोबारा रिस्टार्ट हो रहे हैं या नहीं। अगर यह रिस्टार्ट हो जाते हैं तो यह इसरो के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि उनका दोबारा से शुरू होने के चांस बहुत ही ज्यादा कम है। रात में चांद की सतह का तापमान -120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। भारत के पास अभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए वह ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स और कंपोनेंट्स बना पाए जो डीप कोल्ड टेम्परेचर को सहन कर सके। ऐसा मैं नहीं बल्कि पलावा बगला का कहना है, जो एक साइंस लेखक हैं और भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन पर किताबें लिखते हैं। उनके मुताबिक प्रज्ञान रोवर की बैटरी के पास लिमिटेड पावर है जो इस ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। अब सबकी नजर 22 सितंबर की तारीख के ऊपर है, क्योंकि उसी दिन पता चलेगा कि प्रज्ञान वापस से जिंदा होगा या नहीं। अगर यह दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है तो वैज्ञानिक फिर से चांद की सतह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे और हाइड्रोजन को खोजने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 3 का रोवर दोबारा से रीस्टार्ट हो पाएगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, इंजीनियूटी फ्लाइज फॉर 56th टाइम। फरवरी 2021 में नासा का एक बहुत ही स्पेशल स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह की सतह पर लैंड हुआ था। मंगल ग्रह पर मौजूद जेज़ेरो क्रेटर नाम के इस गड्ढे में नासा ने अपने परसेवरेंस रोवर को लैंड कराया था, जिसके साथ एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी था। यह पहली बार था जब इंसानों ने किसी दूसरी दुनिया में हेलीकॉप्टर को भेजा था। यह हेलीकॉप्टर पृथ्वी के हेलीकॉप्टर्स जैसा बिल्कुल भी नहीं है। 1.8 किलो का यह उड़ने वाला स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करने में वैज्ञानिकों की बहुत ज्यादा मदद करता है। वैज्ञानिक जब भी किसी दूसरे ग्रह या चांद पर रोवर को भेजते हैं तो आमतौर पर उसकी रफ्तार बहुत धीमी होती है। कम रफ्तार रखने से वैज्ञानिक उसको ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं और किसी भी अनहोनी को होने से रोक पाते हैं। मंगल ग्रह की सतह पर बहुत सारे गड्ढे और पत्थर मौजूद हैं, जिनसे टकराकर रोवर टूट सकता है और काम करना बंद कर सकता है। वैज्ञानिक इस दिक्कत का सॉल्यूशन निकालना चाहते थे और अंत में उन्होंने इन्वेंट किया एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो मंगल ग्रह के वातावरण में उड़ान भरने के काबिल था। इस हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया इंजीनियूटी। मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर के साथ जाने के बाद इसने अपनी पहली उड़ान 19 अप्रैल 2021 को भरी। यह पहली बार था जब किसी दूसरे ग्रह पर इंसानों द्वारा बनाया गया एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने दुनिया को सूचित किया कि उन्होंने इस हेलीकॉप्टर के जरिए 56th मार्शियन फ्लाइट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। जब इस हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया गया था तब वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था कि यह इतने लंबे समय तक मंगल के वातावरण में जीवित रह पाएगा, लेकिन आज 2 साल बाद भी यह बिल्कुल सक्सेसफुल फ्लाइट्स को कंप्लीट कर रहा है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अपनी 56th फ्लाइट में इस हेलीकॉप्टर ने करीब 410 मीटर के एरिया को कवर किया और 12 मीटर की मैक्सिमम ऊंचाई तक गया। इस फ्लाइट के जरिए वैज्ञानिकों का मुख्य मकसद था इस हेलीकॉप्टर को रीपोजीशन करना, यानी इसे अगली रिसर्च करने के लिए एक करेक्ट पोजीशन पर लाना। अभी भी इस हेलीकॉप्टर में कोई बड़ी खराबी नहीं नोटिस की गई है, जिस वजह से यह कहा जा सकता है कि ये अभी काफी लंबे समय तक फंक्शन करेगा। नंबर 3, डार्क स्पॉट्स ऑन नेपच्यून। 1989 में वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट हमारे सौरमंडल के आखिरी और सबसे कम स्टडी किए गए ग्रह के पास से निकला था। उस ग्रह का नाम है नेपच्यून और वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के जरिए वैज्ञानिकों ने नेपच्यून में कुछ ऐसी चीज देखी थी जो उन्हें दशकों तक परेशान करती रही। वह चीज थी नेपच्यून पर मौजूद डार्क स्पॉट। हर ग्रह अपने आप में विचित्र होता है और सबकी अपनी कुछ न कुछ मिस्ट्रीज होती है। आमतौर पर एक ग्रह को स्टडी करने से वैज्ञानिक उसके आसपास मौजूद दूसरे ग्रहों के बारे में भी आसानी से जान लेते हैं, लेकिन नेपच्यून के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक कई सालों तक इन डार्क स्पॉट्स पर रिसर्च करते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी बड़ी जानकारी हाथ नहीं लगी। वॉयेजर 2 द्वारा भेजे गए डेटा को हबल टेलीस्कोप द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से कंबाइन करके वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि यह नेपच्यून के वातावरण में चलने वाले बहुत बड़े तूफान हैं। सौरमंडल के बाहरी ग्रहों में तूफानों का मिलना एक बहुत आम बात है। आपने बृहस्पति ग्रह के रेड स्पॉट के बारे में तो सुना ही होगा। यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा तूफान है जो पिछले 350 सालों से चल रहा है। इस विशाल तूफान ने बृहस्पति ग्रह के इतने बड़े हिस्से को घेर रखा है कि उसमें आसानी से 3 पृथ्वियां फिट हो सकती हैं।
इस तूफान को स्टडी करना वैज्ञानिकों के लिए काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था और आज वे इसके बारे में ऑलमोस्ट हर चीज जानते हैं। उनके मुताबिक यह तूफान धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आने वाले समय में हमें जुपिटर का यह आइकॉनिक रेड स्पॉट नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे ही कुछ तूफान हमें शनि ग्रह के वातावरण में भी देखने को मिलते हैं। आपने शनि ग्रह की फेमस वॉर्टेक्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो अपने आकार के लिए फेमस है, जहां ज्यादातर तूफान गोल या फिर अंडाकार के होते हैं। वहीं यह तूफान एक हेक्सागोन के शेप में है। वैज्ञानिक बताते हैं कि नेपच्यून पर चलने वाले तूफान शनि और बृहस्पति के तूफानों से बिल्कुल अलग है। न सिर्फ उनका कलर डार्क है, बल्कि उनकी मूवमेंट भी आम तूफानों से थोड़ी अलग है। नेपच्यून ग्रह के तूफानों को स्टडी करना हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए काफी कठिन रहा है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ नेपच्यून की दूरी की वजह से है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 4.3 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिस वजह से इसे ऑब्जर्व करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है। वॉयेजर 2 के फ्लाईबाई के बाद 1994 में हबल टेलीस्कोप को भी नेपच्यून की स्टडी करने में इस्तेमाल किया जाने लगा था। 2018 तक यह स्टडीज चलती रही, लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने नेपच्यून पर एक बहुत बड़े डार्क स्पॉट की खोज की। हबल टेलीस्कोप वैसे तो बहुत पावरफुल है, लेकिन उसे मुख्य रूप से दूर की चीजों को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। नेपच्यून ग्रह वैसे तो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन ब्रह्मांड की विशाल दूरियों के मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। 2018 से वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप से शिफ्ट होकर वेरी लार्ज टेलीस्कोप्स मल्टी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर यानी MUSE नाम के एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसकी मदद से वैज्ञानिक नेपच्यून को अलग अलग वेवलेंथ में देख पाते हैं, जो इस पर चल रहे तूफानों को समझने में उनकी मदद करता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पेपर में यह बताया कि उन्होंने नेपच्यून के डार्क स्पॉट्स के रहस्यों को फाइनली सुलझा लिया है। अब वे जानते हैं कि ये इतने डार्क क्यों होते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि नेपच्यून के वायुमंडल की ऊपरी लेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद है। छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई यह लेयर नेपच्यून को ऊपर से कवर्ड रखती है, लेकिन रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि नेपच्यून के जिस भी एरिया में तूफान चल रहे होते हैं, वहां पर लोकल हीटिंग होती है। इसका मतलब है कि सिर्फ उस तूफान वाली एरिया में बाकी ग्रह के मुकाबले तापमान थोड़ा सा ज्यादा होता है। तापमान इस ज्यादा होने की वजह से तूफान के एरिया में जितनी भी हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद होती है वह वेपराइज हो जाती है। अब क्योंकि उस तूफान को ढकने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है, इसलिए उसके डीप और डार्क पार्ट हमें दिखाई देने लगते हैं। यह तूफान के इतना अंदर मौजूद होते हैं कि प्रकाश भी इन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से यह डार्क कलर के दिखाई देते हैं। बस यही डार्क कलर हमें अपने टेलीस्कोप के जरिए भी दिखाई देता है और नेपच्यून के तूफानों को इतना ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब नेपच्यून के डार्क स्पॉट्स के बारे में एक ओवरऑल आइडिया मिल चुका है। नेपच्यून के बारे में स्टडी करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रह्मांड में नेपच्यून के साइज के ग्रह सबसे कॉमन है। इसके बारे में स्टडी करने से वैज्ञानिकों को दूसरे ग्रहों को भी समझने में काफी आसानी होती है, जो उनके रिसर्च को थोड़ा फास्ट बना देता है। नेपच्यून हमारी पृथ्वी से वैसे तो बहुत दूर है, लेकिन बाकी एक्सोप्लैनेट्स के मुकाबले ये हमारे बहुत ज्यादा नजदीक है। वैसे पूरे सौरमंडल में आपका सबसे फेवरेट प्लेनेट कौन सा है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।